Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss protein structure. So let's start. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि प्रोटीन क्या होते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो उन सब की वीडियोस मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। इससे पहले वही वीडियोस देखिएगा। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स अनब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं। अनब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर अराउंड 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, जिन्हें हम प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड्स। ठीक है। अब क्या होता है, जो भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटीन कौन कौन से लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड होता है? तो मेनली 4 लेवल्स हैं जिन पे प्रोटीन ऑर्गेनाइज्ड होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है कुछ ऐसा दिखता है, जिसका एक एन टर्मिनल होता है, अमीनो टर्मिनल, और एक होता है कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, जिसे सी टर्मिनल बोलते हैं। तो ऐसा प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखता है। उसके अलावा अगर फर्दर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अंदर अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा प्लीटेड शीट होती हैं, बीटा टर्न्स, अल्फा टर्न्स वगैरह होती हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टर्शरी स्ट्रक्चर, जो बना होता है 2 और मोर देन 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, यानी उसमें अल्फा हेलिसेस होंगी, बीटा टर्न्स होंगी, सॉरी बीटा शीट्स होंगी, जो बीटा टर्न्स के थ्रू या अल्फा टर्न्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। और वो फर्दर अगर टर्शरी स्ट्रक्चर ज्यादा फर्दर ऑर्गेनाइज्ड होगा तो उससे बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4 डिग्री का स्ट्रक्चर, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो भी होता है प्रोटीन का, वो मेनली अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। मतलब जब अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स की हेल्प से आपस में जुड़ जाएंगे और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, उसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये बना कैसे है? डीएनए से बना है। तो बोला जाता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज स्पेसिफाइड बाय द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी? डीएनए। तो डीएनए ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। अब आपके लिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ याद रखना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। एक एन टर्मिनल होता है, अमीनो टर्मिनल, और एक होता है कार्बोक्सिलेट टर्मिनल, सी टर्मिनल जिसे बोलते हैं। यही प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कि हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिसेस बनेंगे या बीटा प्लीटेड शीट बनेंगी। ये सब डिटरमाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर करता है, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर ग्रेटर प्रोपेंसिटी होती है कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने की। तो ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया अल्फा हेलिक्स आता है, जो कुछ ऐसा दिखता है हेलिकल फॉर्म में। एक बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं जो बहुत सारी बीटा स्ट्रैंड्स से बनी होती हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो कुछ ऐसी बीटा प्लीटेड शीट्स दिखती हैं। टर्न्स होती हैं, टर्न्स कैन बी अल्फा टर्न, बीटा टर्न और गामा टर्न, डिपेंड करता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो कुछ ऐसी होती हैं। ये टर्न्स मेनली यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे अल्फा हेलिस या बीटा प्लेटेड शीट वगैरह को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जो अल्फा हेलिसेस और बीटा प्लेटेड शीट से मिलके बनता है, बहुत सारे अल्फा हेलिसेस एंड बीटा प्लेटेड शीट से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फा हेलिक्स के बारे में। तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है? हेलिकल कॉन्फर्मेशन होती है अमीनो एसिड्स की। मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वही हेलिकल फॉर्म ले लेता है। कैसे हेलिकल फॉर्म लेता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड्स। अब दिस अल्फा हेलिक्स कैन बी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है? राइट हैंडेड वाला अल्फा हेलिक्स जो होता है वो क्लॉकवाइज मूव करता है, यानी ये जो भी आप हेलिक्स देखोगे क्लॉकवाइज अगर उसमें मूवमेंट है तो आपको पता चल जाएगा वो राइट हैंडेड है। अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो उसे लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं। मोस्टली जो फेवरेबल होता है, मोस्ट फेवरेबल जो अल्फा हेलिक्स होता है वो होता है राइट हैंडेड वाला। किस लिए? क्योंकि
इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम लगती है, तो इसे बोलते हैं एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल जो होता है वो राइट हैंडेड है, याद रखना है इसे। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा हेलिसेस की मोस्टली लेंथ कितनी होती है। तो मोस्टली ये 10 to 15 अमीनो एसिड से ही बने होते हैं। लगभग 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं पर टर्न, यानी ये जो एक टर्न है उस टर्न में लगभग 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये वैल्यूज याद रखनी है। जितनी भी मैं स्लाइड्स में कुछ टर्म्स लिखती हूँ, नंबर्स लिखती हूँ, वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3.6 अमीनो एसिड्स पर टर्न, और हर एक टर्न में 13 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, जो आपस में जुड़े होते हैं विद हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके लिए हम ऐसी टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं, मतलब इसे ऐसे भी लिखा जाता है 3.6 और नीचे सबस्क्रिप्ट में हम 13 मेंशन कर देते हैं इन दोनों चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि अल्फा हेलिसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने अमीनो एसिड्स के बीच में बनते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जैसे एक अमीनो एसिड है उसके बाद जो फोर्थ अमीनो एसिड आएगा उनके बीच में, तो बोला जाता है 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज जो है उनको स्किप करके फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि हेलिक्स जो होता है इट कैन फॉर्म फ्रॉम एल अमीनो एसिड्स और डी अमीनो एसिड्स। किसी भी टाइप के अमीनो एसिड से बन सकता है, एल हो या डी हो। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा हेलिक्स, सिंगल अल्फा हेलिक्स में सेम टाइप के अमीनो एसिड ही होंगे। मतलब एक अल्फा हेलिक्स में अगर एल अमीनो एसिड है तो सारे ही एल अमीनो एसिड्स उसमें अटैच्ड होंगे, और अगर वो डी अमीनो एसिड से ही बना हुआ है तो सारे अमीनो एसिड्स डी वाले ही होंगे। मिक्सिंग नहीं होती अमीनो एसिड्स की, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक अल्फा हेलिक्स में कुछ डी अमीनो एसिड्स और कुछ एल अमीनो एसिड्स, ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मोस्टली कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो अल्फा हेलिक्स फॉर्म करते हैं। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस में आप देखोगे कि आपको सीक्वेंस दिया होता है प्रोटीन का, और उनमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, पूछा जाता है कि अल्फा हेलिक्स फॉर्म करेगा, बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म करेगा या क्या फॉर्म करेगा। तो आपको याद रखना है कि अल्फा हेलिक्स बनाने वाले अमीनो एसिड्स में एलानीन आता है, ALA जिसे हम लिखते हैं, ग्लूटामीन आता है जिसे GLN लिखते हैं, ग्लूटामेट आता है जिसे GLU लिखा जाता है, ल्यूसीन, मिथियोनीन एंड आर्जिनिन, ये सब अमीनो एसिड्स मोस्टली अल्फा हेलिक्स बनाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई भी अमीनो एसिड प्रोटीन के चेन में दिख रहा है तो उसका मतलब वहां अल्फा हेलिक्स फॉर्म जरूर होगा। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि प्रोलीन जहां भी होगा वहां अल्फा हेलिक्स डिसरप्ट हो जाएगा। आप इन सब चीजों को ना भी याद रखें इन अमीनो एसिड्स को, लेकिन प्रोलीन जरूर याद रखिएगा। प्रोलीन अगर अमीनो एसिड कहीं भी प्रोटीन चेन में प्रेजेंट है तो वहां अल्फा हेलिक्स फॉर्म नहीं होता है, डिसरप्ट हो जाता है अल्फा हेलिक्स। किस वजह से? क्योंकि प्रोलीन जो होता है इसमें NH ग्रुप नहीं होता। अब NH ग्रुप ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? ठीक है, तो प्रोलीन डिसरप्ट कर देता है अल्फा हेलिक्स को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीटा प्लीटेड शीट के बारे में। तो बीटा प्लीटेड शीट एक बहुत बड़ी शीट है जिसके अंदर, शीट लाइक चीज है जिसके अंदर बहुत सारे बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं। तो मेनली बीटा स्ट्रैंड नाम की चीज होती है, बहुत सारे स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तब बनेगी बीटा प्लीटेड शीट। कितने स्ट्रैंड्स जुड़ते हैं? दो या दो से ज्यादा। नेक्स्ट यहाँ इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, क्योंकि डिफरेंट चेन्स हैं बीटा स्ट्रैंड्स की, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि हर एक बीटा स्ट्रैंड में 3 से 10 अमीनो एसिड्स होते हैं। जो भी चीजें बोल रही हूँ उन्हें नोट डाउन करते जाना, एक पेपर ले लो, एक रजिस्टर ले लो, उसमें नोट करते जाना। ये सारी चीजें ही आपकी नेट क्लियर करवाएंगी। ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ आपने अगर ये वीडियो लेक्चर्स ढंग से पढ़े तो आपका नेट पहली बारी में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक बीटा स्ट्रैंड में 3 से 10 अमीनो एसिड्स होते हैं।
ये बीटा स्ट्रैंड्स फुली एक्सटेंडेड होते हैं, सीधे होते हैं, अल्फा हेलिक्स की तरह हेलिकल कॉन्फर्मेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है, सीधे होते हैं। अब इसके बाद ये भी याद रखना है कि बीटा शीट का एक कॉमन एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे सिल्क, सिल्क में जो प्रोटीन होता है वो भी बीटा प्लीटेड शीट्स ही फॉर्म करता है। नेक्स्ट, दीज बीटा प्लीटेड शीट्स कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब इनका क्या मतलब होता है, अगर सारी जो बीटा स्ट्रैंड्स हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं तो वो पैरेलल बीटा शीट होगी, ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट होगी। लेकिन अगर वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल इन द सेंस कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कुछ सीधे हैं कुछ उल्टे हैं, तो उसकी वजह से जो बीटा प्लीटेड शीट बनेगी वो होती है एंटी पैरेलल वाली। एंटी पैरेलल वाली ज्यादा स्टेबल होती है, किस लिए, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो इजीली फॉर्म कर पाते हैं, कोलिनियर फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल सीधे सीधे होंगे, इसीलिए एंटी पैरेलल वाली ज्यादा स्टेबल होती है। अब क्या होता है कि ये जो भी कॉन्फर्मेशन है, चाहे अल्फा हेलिक्स हो, बीटा प्लीटेड शीट हो, इन सब की स्टडी करने के लिए रामाचंद्रन प्लॉट होता है, जो इससे पहले वाली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी, उसे भी जरूर देखना, ठीक है, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है टर्न। मोस्ट कॉमनली जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, लेकिन उसके अलावा थर्ड एक और टाइप का स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं टर्न। टर्न जो है उसमें 3 to 5 रेसिड्यूज होते हैं, यानी 3 to 5 अमीनो एसिड से ये बनी होती है, शॉर्ट होती है, काफी शॉर्ट होती है, 3 to 5 ही है, देख रहे हो आप। नेक्स्ट, ये यू शेप्ड होती है, टर्न यू शेप्ड होती है, यहाँ बनाई हुई है मेरी ड्रॉइंग को प्लीज इग्नोर करना, बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे एक अल्फा हेलिक्स है और एक बीटा प्लीटेड शीट है, इनके बीच में ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है जो इन्हें कनेक्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं टर्न, टर्न करने में हेल्प कर रहा है, उसे मोड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्न होती हैं, ये टर्न के दोनों साइड पे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मतलब ये दोनों साइड पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है, तभी ये दोनों चीजों से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन जो अमीनो एसिड्स हैं जो टर्न में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ग्लाइसिन और प्रोलीन, GLY एंड PRO। ग्लाइसिन एंड प्रोलीन जो होते हैं ये टर्न्स में पाए जाते हैं, टर्न्स ही अलाउ करती हैं प्रोटीन की फोल्डिंग को, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होती है, शेपेरॉन मीडिएटेड होती है, तो उन सब में वो सब टर्न्स जो बनेंगी, जो भी फोल्डिंग होगी प्रोटीन की इनटू हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, वो बेस्ड होती है किस चीज पे, टर्न्स पे। तो टर्न्स होंगी तभी फोल्डिंग होगी, वरना नहीं होगी। अब दीज टर्न्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, अल्फा टर्न, बीटा टर्न एंड गामा टर्न, ये 3 होती हैं। बीटा टर्न सबसे कॉमन है, ठीक है। अब क्या याद रखना है आपको, इनसे रिलेटेड जो चीज याद रखनी है वो मैंने यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिखी हुई है। अब इसका क्या मतलब है, अल्फा टर्न जो होती है उसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, मतलब डोनर और एक्सेप्टर रेसिड्यूज जो होंगे अमीनो एसिड्स के, दे आर सेपरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो टोटल 5 अमीनो एसिड्स होते हैं और 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो इसे ऐसे लिखा जाता है, मतलब जो टर्न होगी उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा वो बनेगा फर्स्ट अमीनो एसिड, और उसके बाद जो 4 पेप्टाइड बॉन्ड के बाद जो अमीनो एसिड है तो N+4 उसे लिखते हैं, इनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा टर्न में जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा N और N+3 के बीच में। और गामा जो होता है उसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है N और N+2 के बीच में। N यहाँ मेनली अमीनो एसिड का नंबर है, कौन सा वाला अमीनो एसिड आप प्रोटीन में देख रहे हो, ठीक है। तो ये थी टर्न्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अलावा एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या इसे मोस्ट कॉमनली मोटिफ नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, सुपर का मतलब क्या है, सेकेंडरी से ऊपर है,
ठीक है। तो सेकेंडरी में क्या पढ़ा हमने, अल्फा हेलिसेस होते हैं, बीटा प्लीटेड शीट होती हैं, टर्न्स होती हैं। अब ये जब जुड़ जाते हैं आपस में, अल्फा हेलिस और बीटा प्लीटेड शीट्स जब आपस में जुड़ जाएंगी तो उससे बनते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमन सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बीटा अल्फा बीटा मोटिफ। ये मोटिफ कैसा दिखता है, ऐसा एक अल्फा है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट, और बीच में इन्हें ज्वाइन कर रही है टर्न्स, तो लिखते हैं बीटा अल्फा बीटा। ठीक है। इसके अलावा एक और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसे बीटा मेंडर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, इस स्ट्रैंड की जो कॉन्फर्मेशन है या डायरेक्शन है वो उस साइड है, दूसरे वाले की उसकी ऑपोजिट है, तो इसे बोलेंगे एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स हैं इसके अंदर, जिनके अंदर पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिन, यानी ग्लाइसिन कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, तो ये जो टर्न्स वाला रीजन है, पीछे भी डिस्कस किया था, ग्लाइसिन और प्रोलीन होते हैं टर्न्स में, तो ये कनेक्टेड होते हैं पोलर अमीनो एसिड से, जैसे ग्लाइसिन। ठीक है, इन्हें रिवर्स बीटा टर्न भी बोल सकते हैं क्योंकि रिवर्स हो जा रही है, ये दूसरी डायरेक्शन में चली जा रही है। समझ आया, ये था बीटा मेंडर। इसके अलावा एक होता है अल्फा अल्फा मोटिफ। अल्फा अल्फा में क्या होगा, दो अल्फा हेलिसेस जुड़े हुए हैं टर्न की हेल्प से या लूप की हेल्प से, तो लूप टर्म भी यूज होती है, लूप टर्म। मोटिफ और इसमें टर्न और लूप में क्या अंतर होता है, टर्न जो होती है छोटी होती है, लूप थोड़ा बड़ा होता है, सिर्फ इतना फर्क है, दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, प्रोटीन फोल्डिंग में ही हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और चीज यूज कर देते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, जिसे बोलते हैं ग्रीक की मोटिफ। ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ग्रीक की मोटिफ क्या होता है, ग्रीक के पॉटरी डिजाइन की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे ही स्ट्रैंड्स होंगे, बीटा स्ट्रैंड्स जो आपस में कनेक्टेड होंगे, एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं उसके अंदर, बस उसका डिजाइन ग्रीक के पॉटरी डिजाइन की वजह से, इसीलिए उसे ग्रीक की मोटिफ बोल देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। नेक्स्ट, अब सेकेंडरी पढ़ने के बाद क्या आता है, थर्ड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है, 3D कॉन्फर्मेशन जो प्रोटीन की होती है वो यहीं से पता चलती है, टर्शरी स्ट्रक्चर में ही 3D कॉन्फर्मेशन प्रोटीन की प्रेजेंट होती है। इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है डोमेन, तो डोमेन टर्म यहां हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था आपको बॉन्ड्स याद रखने हैं, तो उसमें क्या था, जो सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर था उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। अब जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे, यहाँ है कुछ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स और कुछ है कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स में से है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, या वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये सब नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। कोवेलेंट में जो सबसे कॉमन है वो आती है डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, अब डाइसल्फाइड ब्रिजेस में जो चीज इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, इसका ये चीज डिस्कस करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, अल्फा हेलिसेस होंगे, बीटा प्लीटेड शीट्स होंगी, बीटा टर्न्स होंगी बीच में। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। तो अब आते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस पे। तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है कोवेलेंट टाइप का इंटरैक्शन होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर जितने भी प्रोटीन होते हैं, सेल के बाहर, साइटोसोल से बाहर जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब प्रोटीन्स के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोसोलिक प्रोटीन्स में ऐसा क्या है कि उनके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस नहीं बन पाते। इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन होती है वो होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल ग्रुप। थायोल जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप की ऑक्सीडेशन होने से ही डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं। अब क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होता है, तो उस जगह पे एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जितने भी होंगे उनके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस इजीली बन जाएंगे। बट जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस इसलिए नहीं बन पाते बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, इसीलिए
नहीं बन पाएंगे। एक कॉमन एग्जांपल अगर हम डाइसल्फाइड ब्रिज का देखें तो क्या होता है, सिस्टीन, सिस्टीन, ठीक है। एक होता है, दो स्पेलिंग्स लिखते हैं हम सिस्टीन की, दोनों अलग हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक होता है CYSTEINE, ठीक है। ये वाला जो सिस्टीन होते हैं, दो ऐसे सिस्टीन आपस में जुड़े होते हैं और एक चीज बनाते हैं जिसे बोलते हैं सिस्टीन। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। स्पेलिंग इज CYSTINE। तो दो सिस्टीन से मिलके एक सिस्टीन बन रहा है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा दिखता है। इसमें 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिन्हें सब यूनिट्स बोला जाता है। यहाँ सब यूनिट टर्म यूज होती है, तो ये लगा लो कि 3-4 जो हैं वो सब यूनिट्स आपस में जुड़ी होंगी। वो सब यूनिट्स जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब से ये जुड़े होंगे सब यूनिट्स। एंड सब यूनिट्स कैन बी ऑफ सेम टाइप, तब हम बोलेंगे होमोमल्टीमर, ठीक है। होमोमल्टीमर बोलेंगे अगर सेम सब यूनिट्स हैं, अगर डिफरेंट सब यूनिट्स हैं तो उन्हें बोलते हैं हेट्रोमल्टीमर। तो ये सब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आता है। तो हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड्स वगैरह का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।